मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता, बीएससी पार्ट 2 पेपर 1 थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण, किस प्रकार से हम उसकी विवेचना कर सकते हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। जब हम लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण की बात करते हैं, इसका मतलब हम दो निकाय एक कंसीडर करते हैं और हमने माना कि दोनों निकाय एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संपर्क में हैं। साथ ही हमने यह भी माना कि जब दोनों निकाय एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संपर्क में हैं तो इनके मध्य लघु मात्रा में ऊष्मा माना कि Q मात्रा की ऊष्मा का एक निकाय, जिसको हमने नाम दे दिया निकाय A द्वारा अवशोषण किया जाता है। निकाय A की हमने माध्य ऊर्जा को कंसीडर कर लिया या डिनोट कर दिया हमने E बार से, और हमने यह भी माना कि जो निकाय A है इसकी मूल अवस्था में जो ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा इसकी E0 है। चूंकि A निकाय ने ऊष्मा का अवशोषण किया है, अर्थात ऊष्मा की मात्रा लघु मात्रा में किया है, तो ऊष्मा जो Q है इसका परिमाण इतना कम है, मैग्नीट्यूड में अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम A इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द difference between the mean energy and minimum energy of the system A. A निकाय की माध्य ऊर्जा और उसकी मूल अवस्था में ऊर्जा के अंतर की तुलना में निकाय द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा का मान बहुत कम है। या हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा E जो है, क्योंकि हम जानते हैं ऊष्मा का जो अवशोषण हुआ है उसके कारण जो डेल्टा E है, डेल्टा E इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू E बार माइनस E0। डेल्टा E हमारे पास क्या चीज़ है? चेंज इन एनर्जी। निकाय A में ऊष्मा अवशोषण से हम जानते हैं कि निश्चित रूप से उसकी माध्य ऊर्जा में वृद्धि होगी। उसकी माध्य ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई? डेल्टा E बार। डेल्टा E बार माध्य ऊर्जा में वृद्धि आवश्यक रूप से उसकी माध्य ऊर्जा और न्यूनतम ऊर्जा के अंतर की तुलना में बहुत कम है। लेकिन साथ ही साथ यह भी हमने कंसीडर किया हुआ है कि हम जानते हैं जब ऊष्मा का एक निकाय से दूसरे निकाय पर ट्रांसफ़र हो रहा है या ऊष्मा एक्सचेंज हो रही है तो उस सिस्टम के टेम्परेचर में भी परिवर्तन होगा। मान लो हमने कंसीडर किया कि जब निकाय A ने लघु मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण किया उस समय उसके ताप में भी परिवर्तन हो गया डेल्टा T। यह भी पता है कि डेल्टा T जो ताप में परिवर्तन हुआ है तो निकाय के बीटा प्राचल में भी परिवर्तन होगा। उस निकाय के, अर्थात कौन से निकाय के? A निकाय के बीटा प्राचल में जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को हमने डिनोट किया डेल्टा बीटा इज इक्वल टू चेंज इन बीटा पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। चेंज इन एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा E इंटू Q एज Q इज इक्वल टू डेल्टा E। पिछले खंड में भी हम यह पढ़ चुके हैं कि जो बीटा है इसका मान हमने निकाला था। डेल्टा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया था? डेल ओवर डेल E विद इन द ब्रैकेट F अपॉन E माइनस E0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F। डिफरेंशिएट कर दिया हमने E माइनस E0 को विद रिस्पेक्ट टू E, सो हमें मिली वैल्यू इसकी माइनस F अपॉन E माइनस E0 होल स्क्वायर, और F अपॉन E माइनस E0 को हमने लिख दिया दिस इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन E माइनस E0। अर्थात डेल्टा बीटा जो है उसका मान कितना हो गया? माइनस, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं डेल्टा बीटा अपॉन डेल्टा E इज इक्वल टू हमारे पास माइनस बीटा E माइनस E0, तो माइनस बीटा Q E माइनस E0, और डेल्टा बीटा अपॉन बीटा इज इक्वल टू minus Q upon E minus E0. Because of this negative sign, this term is definitely less than 1. इसका मतलब डेल्टा बीटा का मान बीटा से बहुत कम है। चूँकि बीटा इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो T इज इक्वल टू 1 अपॉन K बीटा, और K बीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन K बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू K बीटा की पावर माइनस 1। हमने फिर से इस टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू T, so delta T upon T is equal to minus of delta beta upon beta. As delta beta is less than beta, delta T will also be less than T. अगर मान लो हम
इस चीज़ को कंसीडर करें कि हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे हमें क्या समझ में आता है कि निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का परिमाण अत्यल्प हो तो निकाय के ताप में परिवर्तन भी नगण्य होता है। अब हमने कंसीडर किया कि मान लो हमारे पास जो निकाय A था उस निकाय की माध्य ऊर्जा E बार साम्य अवस्था में है और इस स्थिति में इस अवस्था में निकाय A की अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या मान लो ओमेगा E बार है। यदि इस निकाय को हम अत्यल्प मात्रा में Q ऊष्मा दे दें तो इसकी माध्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E बार प्लस Q हो जाएगी। डेफिनेटली इस स्थिति में उसकी अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। वो कितना हो जाएगा, ओमेगा E बार प्लस Q। इसको हमने टेलर सीरीज का यूज करके इसका एक्सपेंशन कर दिया। टेलर सीरीज को हमने यूज किया किसकर, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या पर। तो ln ओमेगा E बार प्लस Q को हमने टेलर सीरीज की सहायता से एक्सपैंड किया। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई ln ओमेगा E बार प्लस ln डेल ओवर डेली ln ओमेगा इंटू Q प्लस 1/2 डेल 2 ओवर डेली स्क्वायर ln ओमेगा इंटू Q प्लस हायर टर्म्स। चूंकि हम जानते हैं कि हमने मान लो इसमें डेल ओवर डेली ln ओमेगा को मैंने रख दिया मान लो से फॉर एग्जांपल बीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या रहा, ln ओमेगा E बार प्लस Q और राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म मेरी एज इट इज रही। दिस ब्रैकेट टर्म सेकेंड टर्म की जो ब्रैकेट टर्म है इस ब्रैकेट टर्म को मैंने बीटा लिखा, सो प्लस बीटा Q प्लस 1/2 डेल बीटा ओवर डेली इंटू Q स्क्वायर प्लस अगेन द हायर टर्म्स। निकाय द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा थी वो कितनी थी, Q, जिसको हमने प्रारंभ में ही माना है कि Q का मान अत्यल्प है। अतः डेल ln में जो हम परिवर्तन निकालेंगे वो क्या होगा, डेल ln में ओमेगा में जो परिवर्तन है वो क्या होगा, ln ओमेगा E बार प्लस Q माइनस ln ओमेगा E बार। क्योंकि जब तक निकाय साम्यावस्था में था उसने किसी भी प्रकार की किसी ऊष्मा का अवशोषण नहीं किया था। उस समय निकाय की माध्य ऊर्जा कितनी थी, E बार थी। उसके संगत उस अवस्था में अभिगम्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कितनी थी, ओमेगा E बार। जब Q ऊष्मा का अवशोषण किया जिसका की मान अत्यल्प है, उस स्थिति में अभिगम्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कितनी हो गई, ओमेगा E बार प्लस Q। तो ln ओमेगा में परिवर्तन कितना हुआ, ln ओमेगा E बार प्लस Q माइनस ln ओमेगा E बार। और मैं अगर इन दोनों की वैल्यूज यहाँ रखूं तो मैं ये कह सकती हूँ दिस इज इक्वल टू बीटा Q या डेल्टा ln ओमेगा E बार इज इक्वल टू बीटा Q। आगे अगर हम कंसीडर करें तो हम लिख सकते हैं डेल्टा के से दोनों तरफ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सो डेल्टा के ln E बार इज इक्वल टू के बीटा Q। टेम्परेचर T और एंट्रोपी की डेफिनेशन से हम जानते हैं T इज इक्वल टू 1/k बीटा तथा एंट्रोपी S इज इक्वल टू के ln ओमेगा E बार। तो लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा के ln E बार को हम लिख सकते हैं डेल्टा S और राइट हैंड साइड में 1/k बीटा इज इक्वल टू T, सो डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपॉन T। अर्थात यदि निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का परिमाण अत्यणु है तो इसके संगत एंट्रोपी में अत्यणु परिवर्तन का मान कितना होगा, ds अपॉन डेल्टा Q अपॉन T। यही संबंध हमारा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम भी कहलाता है। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार एंट्रोपी, जिसको हमने S से डिनोट किया है, किसी भी निकाय की स्थूल साम्यावस्था का गुण होती है, अभिलाक्षणिक होती है। अर्थात यदि मान लो इस स्थिति में हम कंसीडर करें कि एंट्रोपी को हम डिफाइन करना चाहते हैं, एंट्रोपी की हम विवेचना करना चाहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा विलगित निकाय में किसी भी प्रक्रिया के द्वारा यदि निकाय एक स्थूल अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण करता है तो उसकी एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वह सदैव 0 से ज़्यादा होगा। अगर हम देखें तो यहाँ इसको लिख सकते हैं डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0। दूसरी स्थिति हम कंसीडर करें हैं कि यदि निकाय हमारा विलगित निकाय नहीं है। विलगित निकाय का मतलब समझते हैं आप लोग,
आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। तो उस स्थिति में अत्यणु प्रक्रिया में डेल्टा क्यू ऊष्मा अवशोषित करेगा निकाय और उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन ds इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी होगा। जब हम ऊष्मा के अवशोषण की बात करते हैं एक निकाय से दूसरे निकाय पर, इसका मतलब उस निकाय में जिसने ऊष्मा का अवशोषण किया है उसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, जिस निकाय से ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है उसके टेम्परेचर में कमी आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जब उनसे जितनी भी ऊष्मा ली जाए उनके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। उन निकायों को या उस तरह के सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? उस तरह के सोर्सेज को हम कहते हैं हीट रिजर्वॉयर या ऊष्मा भंडार। अर्थात यदि किसी निकाय का किसी अन्य निकाय के साथ ऊष्मीय अन्योन क्रिया करने के पश्चात भी ताप अनिवार्यतः अपरिवर्तित रहता है तो ऐसे निकाय को हम ऊष्मा भंडार हीट रिजर्वॉयर कहते हैं। मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम एनर्जी को तो ले रहे हैं लेकिन इसके बाद भी उस सिस्टम के टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं कि वह सिस्टम हीट का भंडार है, ऊष्मा का भंडार है। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं हीट रिजर्वॉयर। मान लो हम किसी नियत ताप पर, कोई भी निकाय है हीट रिजर्वॉयर है, नेचुरली उसका ताप नियत होगा, उस ताप पर निकाय के लघु ऊष्मा Q अवशोषण करने पर जिस निकाय ने ऊष्मा का अवशोषण किया नेचुरली उसका टेम्परेचर बढ़ गया, जिससे लिया गया ऊष्मा उसके टेम्परेचर में कोई कमी नहीं आई। तो जिसने ऊष्मा का अवशोषण किया उस निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं में यदि हम वृद्धि को डेल्टा ओमेगा ई बार से प्रदर्शित करें तो ln ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ln ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? बीटा क्यू, और इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन के टी। एंट्रोपी में परिवर्तन कितना है? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो ln ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन के, या डेल्टा ओमेगा यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल डेल्टा एस अपॉन के। ओमेगा कॉमन ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में रह गया एक्सपोनेंशियल डेल्टा एस अपॉन के माइनस 1, अर्थात डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा विद इन द ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल डेल्टा एस अपॉन के माइनस 1। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई निकाय लघु मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करता है तो उस निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वह चरघातांकी रूप से होता है। चाहे निकाय ने ऊष्मा का अवशोषण किसी ऊष्मा भंडार से किया है या किसी अन्य निकाय से किया है। इसका आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है कि जब किसी निकाय में लघु ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो निकाय की अभिगम्य अवस्थाओं में परिवर्तन होगा। पहला उसका ऑप्शन हो सकता है अपरिवर्तित रहेगा, दूसरा ऑप्शन उसका हो सकता है सरल रेखीय परिवर्तन होगा, तीसरा उसका ऑप्शन रह सकता है चरघातांकी रूप से परिवर्तन होगा, चौथा ऑप्शन उसका हो सकता है परवलयिक रूप से परिवर्तन होगा। तो यहाँ आपको इस के बाद समझ में आ गया होगा कि निकाय में लघु ऊष्मा के स्थानांतरण से अभिगम्य अवस्थाओं में जो परिवर्तन है वह चरघातांकी रूप से होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।